और वहीं बैठक के बाद भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया से बात की हमारे संवाददाता आकर्ष शर्मा ने। अगली रणनीति पर कलेक्टर ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया सर हमारे साथ है। सर, ऑक्सीजन की लगातार कमी बनी हुई है, निजी अस्पताल लगातार मांग कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। मैं आपको स्पष्ट भी करना चाहूँगा और क्लैरिटी देना चाहूँगा कि ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल नहीं है। जितनी भी हॉस्पिटल्स की डिमांड है उससे उतनी ही आपूर्ति हम लोग सतत मेंटेन किए हुए हैं। आज की डेट में हम लोग प्रतिदिन भोपाल में, जहाँ पहले केवल 15 से 20 टन ऑक्सीजन आया करती थी, वहाँ आज की डेट में भोपाल में रोज़ 110 मेट्रिक टन ऑक्सीजन आती है और सभी हॉस्पिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो ये इस बात का प्रमाण है कि इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ने के बाद भी इतनी ही सप्लाई हम सभी हॉस्पिटल्स को दे रहे हैं। लेकिन ये आवश्यक है कि सभी हॉस्पिटल्स को, हमको सबको मिलकर ये समझना पड़ेगा कि ऑक्सीजन अनलिमिटेड नहीं है, इट्स ए लिमिटेड रिसोर्स। और उसके देखते हुए हम सभी लोगों को अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अपनी जो डिमांड्स हैं, उन्हें जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उसके अनुरूप ही ऑक्सीजन का व्यय करना पड़ेगा, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका बेनिफिट दे सकें। सर, रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर भी लगातार देखने को मिल रहा है कि अस्पतालों में नहीं मिल रहे, लोग कालाबाजारी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसको लेकर आपने किस तरीके के आदेश दिए हैं कि उन पर कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई की जाए? इसमें हम लोग एक तो सबसे पहला काम ये कर रहे हैं कि जो रेमडेसिविर है वो सीधा हॉस्पिटल्स को दे रहे हैं। किसी भी मिडिल मैन को या किसी अन्य व्यक्ति को रेमडेसिविर की एक्सेस नहीं है, तो वहाँ तक कालाबाजारी करने का जो प्रभाव है उसको हमने रोका है। दूसरी बात जो आती है कि हॉस्पिटल्स जो हैं वो रेमडेसिविर की ओवर प्राइसिंग तो नहीं कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने हर अस्पताल में, हर छोटे अस्पताल में भी एक अधिकारी को नोडल बनाया है, जो वहाँ जो पेशेंट्स एडमिटेड हैं उनसे बातचीत करते हैं। इनफैक्ट पेशेंट के एडमिट होने के बाद भी उनसे बातचीत करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि किसी के भी साथ ओवर प्राइसिंग ना हो रही हो। यदि ओवर प्राइसिंग की कोई भी जानकारी हमारे सामने आती है तो हम हॉस्पिटल पर कार्रवाई भी करते हैं और साथ ही साथ जिससे ओवर प्राइसिंग की गई उसकी राशि वापस भी दिलाते हैं। सर, आज जो बैठक हुई उसमें बोला गया कि एक हफ्ते तक थोड़ी सख्ती देखने को मिलेगी, ऐसे में कि लोगों को परेशानी ना हो। कोलार में बैरिकेटिंग भी है, इनमें यदि पुलिस के बीच में और उनके बीच में संवाद बना रहे और किसी तरीके की परेशानी ना हो, इसको लेकर क्या? देखिए, निश्चित ही संवाद से करेंगे, सभी लोगों से संवाद भी बनाएंगे, सभी लोगों को समझाएंगे भी, लेकिन एट द सेम टाइम सख्ती की आवश्यकता है, इसलिए सख्ती होगी। थोड़ी बहुत परेशानी यदि लोगों को होती है तो वो बेयर करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपका, हमारा सबका जो उद्देश्य है वो एक ही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचा सकें। तो आपने सुना कलेक्टर अविनाश लवानिया सर को, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, जितनी ऑक्सीजन अस्पताल को ज़रूरत है उतनी पहुंचाई जा रही है। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि एक हफ्ते तक जिस तरीके से कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है तो उसमें सख्ती की जाएगी। कोशिश ये भी की जाएगी कि लोगों से संवाद किया जाए जिससे लोगों को परेशानी ना हो, लेकिन जिस तरीके से लोगों की कोरोना महामारी चल रही है, ऐसे में लोगों की जान बचाना है तो थोड़ी सख्ती भी जरूरी है। कैमरा पर्सन अश्विनी सिंह के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 12,686 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। आपको बता दें 88 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हुई। एक्टिव केसेस की बात की जाए तो अब ये संख्या मध्य प्रदेश में 92,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं रिकवर्ड मरीजों की बात की जाए तो ये संख्या 11,612 पहुंच गई है। जिलेवार आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो भोपाल में 1824 नए केस सामने आए, वहीं 3 मरीजों की मौत हुई। इधर इंदौर में 1841 नए केसेस सामने आए और 7 लोगों की मौत हुई। ग्वालियर में 1208, जबलपुर में 807 तो उज्जैन में 304 नए मरीजों की पुष्टि हुई। तो आपको बता दें कि देश के साथ साथ प्रदेश में भी कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक साबित होती जा रही है और हर दिन चौंकाने वाले और बेहद डरावने आंकड़े सामने आ रहे हैं। हर 24 घंटे में 1000 के पार एक जिले का आंकड़ा सामने आ रहा है। वहीं पूरे प्रदेश भर की यदि बात की जाए तो 24 घंटे में 12,000 से नए मामले सामने आए हैं और कोरोना से बड़ी संख्या में लोग जान गंवा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। कोरोना रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आई है और ये जानकारी खुद मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ट्वीट के जरिए दी है। तो ट्वीट किया है, जानकारी दी है कि उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि संपर्क में आए लोगों से जांच कराने की अपील की, तमाम एहतियात बरतने की अपील उनकी तरफ से की गई है। और ये वो ट्वीट जो आपको दिखा रहे हैं, कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मैंने आज रूटीन चेकअप कराया जिसमें मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोई लक्षण नहीं थे, लेकिन जो भी मेरे संपर्क में आए हों सावधानी बतौर कृपया अपनी जांच करा लें। ये बात उनकी तरफ से कही गई है। किसी तरह के सिम्टम्स उनमें नजर नहीं आए, लेकिन चेकअप करवाया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई।
नीति आयोग ने आगाह किया है कि वक्त आ गया है कि हमें घर के अंदर परिवार के साथ रहते हुए भी मास्क पहनना चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना होगा कि मेहमानों को घर पर ना बुलाएं। नीति आयोग में हेल्थ मिनिस्ट्री के मेंबर डॉक्टर बीके पाल का बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि भय और डर ना फैलाएं, इससे हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ सकते हैं। अच्छी बात यह है कि लोग घर में भी मास्क लगाना शुरू कर दें। वहीं एक रिसर्च का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति फिजिकल डिस्टेंसिंग ना अपनाए तो वो 30 दिन में 406 लोगों को संक्रमित कर सकता है। अगर कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति अपना फिजिकल एक्सपोजर 50% कम कर दे तो एक महीने में 15 लोग इन्फेक्ट कर पाएगा। अगर इन्फेक्टेड व्यक्ति मास्क नहीं लगाएगा तो इन्फेक्शन का खतरा 30% रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि यदि इन्फेक्टेड और अनइन्फेक्टेड व्यक्ति दोनों ने ही मास्क लगाया है तो इन्फेक्शन का खतरा घटकर 1.5% रह जाएगा। लेकिन ये नीति आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इसमें जानकारी दी गई कि इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर कितनी खतरनाक है और अब घरों में भी मास्क लगाने की जरूरत है। पॉजिटिव व्यक्ति है तो जैसे अभी दिखाया कि उसको बहुत ज़रूरी है कि वो मास्क पहने, क्योंकि वो फेंक रहा है वायरस बाकियों को। और बल्कि अब मैं कहना चाहूँगा कि सीधा टाइम आ गया कि घर में हम वैसे ही अब मास्क पहनना शुरू करें। हम बाहर की बात करते थे, लेकिन संक्रमण जैसे है ज़्यादा है तो घर में भी बाई चांस किसी को आ गया है तो जहाँ तक हो के घर में भी जब हम किसी के साथ बैठे हैं तो मास्क लगाएं तो फ़ायदा है। लेकिन डेफिनेटली अगर कोई पॉजिटिव है उसको भी मास्क लगाना है, बाकियों को भी लगाना है, उसको दूसरे कमरों में रखना है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश में कोरोना के हालातों की जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक तकरीबन 14 करोड़ 19 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। 12 राज्यों में 80% फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन का पहला डोज लग चुका है। इधर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और लद्दाख में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के स्वास्थ्य का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि रेमडेसिविर को लेकर डर का माहौल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिसे रेमडेसिविर नहीं मिलेगा उसकी जान चली जाएगी। हमें कोरोना के प्रसार पर पहले नियंत्रण पाना है और हमने राज्यों से कहा है कि वो डैशबोर्ड बनाएं, उस पर बेड्स की उपलब्धता के बारे में जानकारी दें। अतिरिक्त गृह सचिव ने कहा कि देश में अब 7,000 के मुकाबले 9,000 मीट्रिक टन तक तरल ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाया गया है। वहीं विदेशों से भी ऑक्सीजन टैंकर मंगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन के उचित बंटवारे के लिए सरकार ने गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। पूरे देश में अब तक 14 करोड़ 19 लाख डोजेज एडमिनिस्टर की जा चुकी हैं, जिसमें से कि पीपल अब 45 ईयर्स अगर हम नोट करें तो पाते हैं कि फर्स्ट डोज 9.79 करोड़ पब्लिक को लग चुकी है। सेकेंड डोज 1 करोड़ से अधिक लोगों को हम दे चुके हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स एक प्रायोरिटी एरिया है, प्रायोरिटी सेक्टर है, जिसमें कि 92 लाख के करीब लोगों को हम लोग फर्स्ट डोज दे चुके हैं और 60 लाख के करीब हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं उनको हम सेकेंड डोज भी दे चुके हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स जो कि हमारा कोविड कंटेनमेंट मैनेजमेंट और साथ में ओवरऑल मैनेजमेंट एफर्ट्स को कंट्रोल कोऑर्डिनेट करते हैं, उनको अब तक हम करीब 1.19 करोड़ लोगों को फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज 63 लाख लोगों को दे चुके हैं। एक मुख्य अंश हम आप लोगों की दृष्टि में और लाना चाहेंगे कि जैसे अगर हम देखें कि हमारे देश में करीब 87.89% नेशनल एवरेज ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स कवर हो चुके हैं फर्स्ट डोज द्वारा, तो उसमें कई स्टेट्स ऐसी है जिन्होंने 90% से भी ज्यादा अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को फर्स्ट डोज दी है, जिसमें कि मुख्यतः अगर हम देखें तो पाते हैं कि झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इसी तरह से ये स्टेट्स हैं जो 12 स्टेट्स हैं जिन्होंने 90% से भी ज्यादा अपने हेल्थ केयर वर्कर को फर्स्ट डोज दे दी है। देश इस समय कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है। देश की सरहद को सुरक्षित रखने के लिए मुस्तैद रहने वाली भारतीय सेना ने अदृश्य दुश्मन के खिलाफ जारी इस जंग में भी मोर्चा संभाल लिया है। देखिए ये रिपोर्ट। चाहे जंग का मैदान हो या देश में कोई संकट, सेना हमेशा दीवार बनकर खड़ी रही है। अब कोरोना महामारी के बीच देश को संकट में देख जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। सेना युद्ध स्तर पर ऑक्सीजन की सप्लाई को पूरा करने में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के साथ सभी प्रदेशों को विमान के जरिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा रही है। वायुसेना के विमान अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन के कंटेनर्स पहुंचा रहे हैं।
वायुसेना के C-17 और IL-76 विमान देश भर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सेना की मेहनत की बानगी भोपाल में देखने को मिली, जहां जवानों ने महज 48 घंटे के अंदर ही 150 बेड का आइसोलेशन सेंटर बनाकर तैयार कर दिया। सेना की ओर से तैयार किए गए इस आइसोलेशन सेंटर में 2 डॉक्टर सेना और 2 डॉक्टर प्रदेश की सरकार की ओर से तैनात किए जाएंगे। देश भर में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने कहर बरपाया हुआ है। हर जगह लोगों की चीख पुकारें सुनने को मिल रही हैं। महामारी से निपटने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने महामारी से निपटने के लिए सशस्त्र बलों की तैयारियों और ऑपरेशन की जानकारी दी। महामारी में सेना का मोर्चा संभालना इस बात की तस्दीक करता है कि हम इस महामारी से जंग जरूर जीतेंगे, क्योंकि इतिहास गवाह है जब जब सेना ने मोर्चा संभाला तब तब भारत ने लड़ाई जीती, और अब सेना ने महामारी के बीच मोर्चा संभाला है तो देश को उम्मीद है कि हम इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे। बहरहाल सेना अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। हम लोगों को भी सतर्क और सजग रहने की जरूरत है, जिससे कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो अब की बार जिस तरह से कोरोना की मार पड़ी है उसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था, और उसके लिए सारा दोष तंत्र पर थोप देना भी ठीक नहीं है। किसी के पास जादू की छड़ी नहीं है जिसे एक बार घुमा देने भर से कोरोना का अंत हो जाएगा। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कैसे इस महामारी पर जीत हासिल की जाए। देश इस वक्त कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहा है। देश के कई हिस्सों में ऑक्सीजन का संकट है। जरूरी चीजें बाजारों से नदारद हैं। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर कैसे कोरोना से जंग जीतें, कैसे इस महामारी से लड़ा जाए। जानकारों की माने तो आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के साथ ही कोरोना से जंग जीती जा सकती है। कोरोना से लड़ने में सबसे अहम हथियार विपरीत परिस्थिति में आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच ही है, और कोरोना काल में कई ऐसे उदाहरण भी सामने आए हैं जहां लोगों ने अपने हौसले के दम पर कोरोना को मात दी। 92 साल की उम्र है, मैं 100 साल जीना चाहता हूँ, और ये बीमारी में डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरह से आप खाओ पियो और डांस करो, एक्सरसाइज करो, और लोगों को यही संदेश दो कि ये बीमारी नाम की चीज़ नहीं है। लोग कोरोना कर्फ्यू में अपने अपने घरों में कैद हैं। कोरोना के तनाव के चलते लोग मानसिक तनाव के शिकार हो रहे हैं। लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में मेडिटेशन तनाव को दूर तो करेगा ही, साथ ही कोरोना से जंग में अहम भी है। मायो क्लिनिक के मुताबिक रेगुलर मेडिटेशन की मदद से एंजाइटी, अस्थमा, कैंसर, क्रोनिक पेन, डिप्रेशन, हार्ट डिसीज, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, सिर दर्द में काफी फायदा मिलता है। इन सब के अलावा कोरोना से जंग जीतने में ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग का होना, स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाना, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, होम आइसोलेशन के बेहतर प्रबंध, वैक्सीनेशन ऐसे अहम हथियार हैं जिसके दम पर कोरोना पर जीत हासिल की जा सकती है। ऐसे में हमारा भी कर्तव्य है कि हम सरकार के साथ जुटें और इस महामारी को पछाड़ें। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। प्रदेश के पहले ड्राइव इन सिनेमा में 1 मई से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो रही है। यानी आप अपनी कार से आइए और उसी में बैठे बैठे ही टीका लगवाइए। वैक्सीनेशन की ये ड्राइव रोजाना शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक चलेगी, जहां रोजाना 18 वर्ष से अधिक उम्र के 300 लोगों को टीका लगाया जाएगा। जायजा लिया बंसल न्यूज संवाददाता आकर्ष शर्मा ने। प्रदेश के पहले ड्राइविंग सिनेमा में 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू होगा। इस वक्त मैं होटल अशोका के उसी ड्राइविंग सिनेमा में हूँ। आप देख सकते हैं कि कोरोना काल चल रहा है, उसके चलते ये सिनेमा बंद है, लेकिन अब यूनिसेफ, स्वास्थ्य विभाग और एमपीटी मिलकर यहाँ पर टीकाकरण शुरू करने वाला है, और बताया जा रहा है 1 मई से ये टीकाकरण यहाँ पर शुरू होगा। यहाँ पर एक साथ 100 कारें आ सकती हैं और एक कार में 2 लोग आ सकते हैं, और उनको यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ टीका लगाया जाएगा। ये इसका उद्देश्य यही है कि जो कोविड के नियम हैं उनका पालन किया जा सके। लंबे समय से ये कोरोना काल में सिनेमा बंद है, ड्राइविंग सिनेमा, और इसको अब उपयोग किया जा रहा है टीकाकरण के लिए। अनोखी पहल है। यदि ये सफल होती है तो हमें प्रदेश के अन्य इलाकों की बात करें, अन्य शहरों की बात करें, या देश के अन्य जगहों पर भी इस तरीके का टीकाकरण शुरू किया जा सकता है।
इसको लेकर जो यूनिसेफ से टीम है यहाँ पर आई हुई है, सर भी हैं, आकाश जैन सर हैं, यहाँ पर आए हैं साइट को चेक करने के लिए, और हम सर से बात भी करेंगे। सर, आप साइट चेक करने आए हैं, क्या कुछ चेक कर रहे हैं यहाँ पे? बेसिकली हम एक पूरा साइट चेक करने की, वहाँ से एंट्री, जैसा कि कोविड प्रोटोकॉल्स में है कि हमारे एंट्री और एग्ज़िट प्लान सेपरेट होना चाहिए। हम कहाँ पर रजिस्ट्रेशंस करेंगे, कहाँ पर हमारा वैक्सीनेशंस होगा, चूँकि वैक्सीनेशंस का कुछ उसमें भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जहाँ पर हमें AE5 का मैनेजमेंट के लिए, तो वहाँ पर हम यहाँ पर AE5 मैनेजमेंट करेंगे। इन केस ऑफ कुछ किसी कॉम्प्लिकेशन होते हैं वहाँ पर उनका मैनेजमेंट कैसे होगा, कार पार्किंग कहाँ पर होती है, एम्बुलेंस, इन केस एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट होती है तो एम्बुलेंस कहाँ कैसे आएगी और कैसे एग्जिट होगी, तो ये सारा प्लान हम पूरा चेक करने के लिए इस उद्देश्य से यहाँ पर आए हुए हैं। मतलब अभी तक सर आपको कैसा लगा ये ड्राइविंग सिनेमा, आपने साइट चेक करी है, तो क्या ये कार आपके लिए उपयोगी है या नहीं है अभी तक? हाँ, वो देखिए, हमारे हिसाब से तो हम टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए इस उद्देश्य से नई पहल स्टार्ट की है। बाकी वो देखते हैं कि कितना मतलब आम सिटीजन उसको कितना लेते हैं, किस हिसाब से जो हमारा उद्देश्य है वो पूरा होता है कि नहीं। जैसे हमारा यही है कि एटलीस्ट 100 कार्स एक साथ आ सकती हैं, लेकिन एक टाइम स्लॉट में आए, एक साथ ना आके एक टाइम स्लॉट में आए, जिससे कि हम पूरा कोविड के प्रोटोकॉल्स को, जो कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल है, उसको हम फॉलो कर पाएँ। तो आपने सुना डॉक्टर आकाश जैन सर को, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि जो वैक्सीनेशन है उसको बूस्ट करने के लिए अनोखी पहल की जा रही है और इसमें कोविड नियमों का अच्छे से पालन भी किया जा सकता है। अभी वो साइट चेक करने आए, यदि यहाँ पर सभी प्रोटोकॉल सही पाए जाते हैं तो वो यहाँ पर वैक्सीनेशन करेंगे, और यदि सफल भी होते हैं तो और भी शहरों में इस तरीके से वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। कैमरा पर्सन अश्विनी सिंह के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। और उधर जबलपुर में एक बार फिर से निजी अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। निजी अस्पताल की बत्ती गुल हो गई, जिसके बाद जनरेटर से ऑक्सीजन का फ्लो बाधित हो गया और इस घटना में एक मरीज की मौत की खबर सामने आ रही है। हालांकि घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे एसडीएम ने पल्ला झाड़ लिया है, कहा कि मैं रेमडेसिविर की जांच करने आया हूं। परिजनों ने हालांकि घटना के बाद जमकर हंगामा किया। लाइट बंद होने से हालात बिगड़ गए, कई लोग लिफ्ट में फंस गए, ये परिजनों का आरोप है। तो निजी अस्पताल की बड़ी लापरवाही, बत्ती गुल हो गई, जिसके बाद जनरेटर से ऑक्सीजन बाधित हो गई और एक मरीज की इसमें मौत हो गई है। तो परिजनों ने घटना के बाद जमकर हंगामा किया और कहा कि लाइट बंद होने से हालात बिगड़ गए, कई लोग लिफ्ट में फंस गए थे। वहीं जब एसडीएम साहब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने इस पूरी घटना से पल्ला झाड़ लिया। जाने माने फिल्म कलाकार कुमुद मिश्रा को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद रीवा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। रविवार को दोपहर करीब 3 बजे कुमुद को सांस लेने में तकलीफ हुई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुमुद रीवा जिले के चाकघाट अमाव गांव के रहने वाले हैं। रीवा में भी उनका एक घर है जहां वो पिछले 1.5 महीने से रह रहे थे। जिस अस्पताल में कुमुद को भर्ती कराया गया है वहां उनकी माताजी का भी इलाज चल रहा है। भारतीय फिल्म जगत के एक बेहतरीन कलाकार और निर्देशक कुमुद मिश्रा अभी इस समय कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इसके बाद वो यहाँ रीवा का जो निजी अस्पताल है विंध्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। बेहतरीन डॉक्टरों की टीम उनके लिए काम कर रही है और इससे पहले उनकी माताजी कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। आपको बता दें कि कुमुद रीवा जिले के चाकघाट के अमाव गाँव के रहने वाले हैं और रीवा में भी समान तिराहे में उनका घर है, पुश्तैनी मकान है और लगभग 40 दिनों से वो इस समय रीवा में ही थे और इसी दौरान वो कोरोना संक्रमित हुए। इससे पहले उनकी मां जो कि वेंटिलेटर में है और अभी कल उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने के चलते दोपहर 3 बजे भर्ती कराया गया था। अस्पताल के डॉक्टर्स हमारे साथ हैं जिनकी निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर विशाल मिश्रा हैं। डॉक्टर विशाल, क्या स्थिति है अभी कुमुद की और किस स्थिति में उन्हें यहाँ पर लाया गया था? कुमुद जी कल एडमिट हुए थे। उनका डिसीज माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी में आता है। उनको फीवर, वॉमिटिंग, लूज मोशंस और एक्सट्रीम वीकनेस की वजह से एडमिट कराया गया था। बट कल से आज की कंडीशन में सुधार है। आज उनको फीवर कम था कल से और वीकनेस भी थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हो रही है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कल से आज में उनकी कंडीशन बेहतर बोली जाएगी। अभी उनकी माताजी का भी स्वास्थ्य, वो भी यहीं पर भर्ती हैं, उनकी स्थिति कैसी बताइए? माताजी की स्थिति ज़रूर सीरियस है, वो अभी वेंटिलेटर पे हैं। वेंटिलेटर पे हाई फ्लो ऑक्सीजन में उनका ऑक्सीजन 96% है अभी,
लेकिन अभी खतरे से बाहर नहीं कहा जा सकता, वो ज़रूर सीरियस। तो अभी हम विंध्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के बाहर खड़े हुए हैं और डॉक्टर विशाल मिश्रा जो कि इस अस्पताल के संचालक हैं और डॉक्टर भी एक बढ़िया डॉक्टर हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से कुमुद को जो है माइल्ड है कोरोना और उसके जो लक्षण हैं एकदम माइल्ड हैं, वो 5-6 दिनों में निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। हाँ, उनकी माताजी चूंकि वो उम्र दराज भी हैं, अभी उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है, पर पूरी उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही दोनों लोग स्वस्थ हो जाएंगे। तो ये एक अच्छी खबर है। अभी हम विंध्या हॉस्पिटल के बाहर से ही आपको ये खबर दे रहे हैं कि भारतीय फिल्म जगत के जो मशहूर अभिनेता हैं और निर्देशक भी हैं और रीवा जिले के रहने वाले भी हैं, कुमुद मिश्रा, अस्पताल में भर्ती कराया गया उन्हें, लेकिन डॉक्टरों की निगरानी में उनका बेहतरीन इलाज चल रहा है और अभी स्थिति उनकी बेहतर बनी हुई है। कैमरा